जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जो आईटी भारत के लिए है, वही बीटी यानी बायोटेक्नोलॉजी भारत के लिए है। नमस्कार, आज हम भारत में जीएम फसलों मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के काफ़ी जटिल मुद्दे पर बात करेंगे और इसके लिए हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे हालिया विश्लेषण का सहारा लेंगे। ये मुद्दा अभी फिर से उठा है अमेरिका भारत व्यापार वार्ता के दौरान। जी हाँ, अमेरिका चाहता है कि भारत जीएम फसलों के लिए अपना बाजार खोले, लेकिन भारत ने कृषि और डेयरी को अपनी रेड लाइंस या अलंघनीय सीमा बताया है। बिल्कुल। तो ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से अहम हो सकता है और आम जानकारी के लिए भी काफी दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते एकदम बेसिक से। ये जीएम फसलें आखिर होती क्या है? देखिए, जीएम फसलें वो पौधे हैं जिनके डीएनए मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल में आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके कुछ बदलाव किए जाते हैं। बदलाव? किस तरह के बदलाव? मकसद होता है उनमें कुछ खास गुण डालना या उन्हें बेहतर बनाना। जैसे मान लीजिए उन्हें कीटों से लड़ने की ताकत देना या सूखा झेलने की क्षमता बढ़ाना या फिर उनका पोषण मूल्य न्यूट्रिशनल वैल्यू बेहतर करना। अच्छा। अगर दुनिया भर में देखें तो पहली जीएम फसल 1994 में अमेरिका में आई थी, फ्लेवर सेवर टमाटर। इसको ऐसा बनाया गया था कि ये देर से पके, मतलब ज्यादा दिन ताज़ा रहे। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, और 2019 तक तो करीब 29 देशों में 190 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर जीएम फसलें उगाई जा रही थीं। काफी बड़ा स्केल है ये। बिल्कुल। तो भारत में इन्हें लेकर क्या नियम है, कैसे रेगुलेट किया जाता है इन्हें? भारत में जीएम फसलों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बने कुछ नियम हैं, रूल्स 1989 कहते हैं उन्हें, उनके दायरे में रेगुलेट किया जाता है। ये नियम मतलब जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से जुड़ी हर गतिविधि को देखते हैं, चाहे वो रिसर्च हो, बड़े पैमाने पर खेती हो, आयात निर्यात हो, भंडारण हो या बिक्री, सब कुछ। यही भारत के बायोसेफ्टी नियमों की बुनियाद है। तो ये तो काफी मजबूत ढांचा लगता है। इसके तहत भारत में जीएम फसलों को अपनाने की असल स्थिति क्या है, मतलब जमीन पर क्या हो रहा है? देखिए, अभी तक भारत में व्यावसायिक खेती के लिए सिर्फ एक ही जीएम फसल को मंजूरी मिली है, वो है बीटी कपास। इसे 2002 में मंजूरी दी गई थी। हाँ, बीटी कॉटन का नाम तो काफी सुना है। जी, और शुरुआत में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। देश के 90% से ज्यादा कपास क्षेत्र पर बीटी कॉटन ही उगाया जाने लगा। 2002 से 2014 के बीच उत्पादन में, आप मानेंगे नहीं, 193% की बढ़ोतरी हुई। बाप रे, 193%! हाँ, भारत दुनिया के बड़े कपास निर्यातकों में से एक बन गया, किसानों की आमदनी भी बढ़ी और कीटनाशकों का इस्तेमाल भी कम हुआ। तो ये तो एक बड़ी सफलता की कहानी लगती है। लेकिन क्या ये सफलता बरकरार रही? आजकल कुछ और सुनने में आता है। सही कहा आपने। 2015 के बाद से कपास की पैदावार में गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कुछ कीट, खासकर पिंक बॉलवर्म यानी गुलाबी सुंडी, वो बीटी प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधी हो गए, मतलब उन पर बीटी का असर कम होने लगा। और साथ ही जो नई बेहतर जीएम टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। हाँ, तो मतलब टेक्नोलॉजी अकेली काफी नहीं है, उसका मैनेजमेंट और अपग्रेडेशन भी जरूरी है। बिल्कुल, ये यही दिखाता है। तो बीटी कपास की कहानी तो थोड़ी मिली जुली रही। दूसरी जीएम फसलों का क्या स्टेटस है भारत में? बीटी बैगन का मामला काफी चर्चित रहा है। उसे 2009 में जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, हाँ, ये रेगुलेटरी बॉडी है ना? जी, ये टॉप बॉडी है पर्यावरण रिलीज को मंजूरी देने के लिए। तो जीएईसी ने बीटी बैगन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन लोगों और राजनीतिक स्तर पर काफी चिंताएं जताई गई, विरोध हुआ, तो सरकार ने उस पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी। ओके, और जीएम सरसों का भी कुछ चल रहा था? हाँ, जीएम सरसों DMH11, उसे 2022 में जीईएसी से पर्यावरण मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है। और एक और बात सुन रहे थे, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कपास के बारे में। हाँ, वो एक बड़ी समस्या है। HT बीटी कपास, जिसे हर्बिसाइड झेलने लायक बनाया गया है, उसे भारत में मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कई राज्यों में किसान उसे उगा रहे हैं। अरे, ये तो नियमों का उल्लंघन हुआ। बिल्कुल, और इससे हर्बिसाइड का इस्तेमाल बढ़ने और सुपरवीड्स बनने का खतरा भी है। इसके अलावा चना, अरहर, गन्ना वगैरह में भी जीएम वैरायटी पर रिसर्च और ट्रायल चल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर हैं। तो इतनी रुकावटें और चिंताएं हैं, फिर भी इन फसलों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या फायदे गिनाए जाते हैं इनके? फायदे तो कई हैं और काफी महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। पहला, जैसा बीटी कपास में देखा, कीट और रोगों से प्रतिरोध।
इससे कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है। हाँ, ये तो बड़ा फायदा है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उसको देखते हुए ऐसी फसलें बनाना जो सूखा, खारापन या ज्यादा गर्मी झेल सकें, ये बहुत जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। तीसरा, संसाधन दक्षता, मतलब कम पानी, कम खाद, कम जमीन में ज्यादा पैदावार। जैसे C4 चावल पर काम चल रहा है जो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कुशलता से कर सकता है। ओके। चौथा, पोषण बढ़ाना, जिसे बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, जैसे गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए होता है, या आयरन फोर्टिफाइड चावल, ये कुपोषण से लड़ने में मदद कर सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है भारत के लिए। और पांचवा, कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसे कम करना, जैसे वो फ्लेवर सेवर टमाटर था जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा थी। इसके अलावा हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलें बिना जुताई वाली खेती को आसान बना सकती हैं, और बायो फार्मिंग यानी पौधों में टीके वगैरह बनाना, या फाइटो रेमिडिएशन यानी पौधों से प्रदूषण साफ करना, ऐसी संभावनाएं भी हैं। ये फायदे तो सुनने में काफी आकर्षक लगते हैं, खासकर खाद्य सुरक्षा और पोषण की चुनौतियों को देखते हुए। लेकिन जैसा हमने बीटी बैंगन या GM सरसों के मामलों में देखा, अब चिंताएं और चुनौतियां भी कम नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, चुनौतियां भी बहुत गंभीर हैं। एक तो पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं हैं, जैसे ये डर कि GM फसलों के जीन उनके जंगली रिश्तेदारों में फैल सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे सुपरवीड्स बन सकते हैं, मतलब ऐसे खरपतवार जिन पर आम दवाएं असर ना करें, या फिर जो फायदेमंद कीट हैं उन पर बुरा असर पड़ सकता है। जैव विविधता कम होने का खतरा और एलर्जी की आशंका भी रहती है। एक स्टारलिंक मक्का कांड हुआ था अमेरिका में। हाँ, सुना है उसके बारे में। जानवरों के लिए मंजूर GM मक्का गलती से इंसानों के खाने की सप्लाई में चला गया था। काफी बड़ा विवाद हुआ था। तो ये तो गंभीर रिस्क है। और फिर नियामक और नीतिगत दिक्कतें हैं। अप्रूवल प्रोसेस बहुत धीमा है, उसमें पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते हैं, राजनीतिक हिचकिचाहट भी दिखती है। कुछ सरकारी नीतियां, जैसे वो 2015 का कपास बीज मूल्य नियंत्रण आदेश था, वो निजी कंपनियों को रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने से हतोत्साहित कर सकती हैं। और फिर सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सवाल भी हैं, जैसे बीज बाजार पर कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा हो जाना, किसानों की बीज के लिए उन पर निर्भरता बढ़ जाना, छोटे किसानों के लिए इनकी लागत वहन करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। और फिर वो बुनियादी नैतिक सवाल कि क्या हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करनी चाहिए। खाद्य संप्रभुता का सवाल है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का मुद्दा है, जैसा मॉन्सेंटो के साथ विवादों में देखा गया जी। इसके अलावा GM और गैर GM फसलों को एक ही इलाके में उगाना और उनकी शुद्धता बनाए रखना, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन रोकना, ये भी एक चुनौती है। और जैसा हमने कहा, HTBT कपास की अवैध खेती एक बड़ी समस्या है भारत में, और वो कीटों और खरपतवारों में प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होना, वो तो एक लगातार चलने वाली चुनौती है ही। तो मतलब एक तरफ जबरदस्त क्षमता है, दूसरी तरफ उतने ही गंभीर सवाल और चुनौतियां। इस संतुलन को कैसे साधा जाए? आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है? हाँ, ये संतुलन साधना ही सबसे जरूरी है। एक्सपर्ट्स कुछ रास्ते सुझाते हैं। पहला, एक मजबूत, पारदर्शी, समयबद्ध और विज्ञान पर आधारित रेगुलेटरी सिस्टम हो, जिसे कोई स्वतंत्र अथॉरिटी संभाले। इंडिपेंडेंट और साइंस बेस्ड। बिल्कुल। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के जरिए और सरकारी फंडिंग से देश में ही, मतलब स्वदेशी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम दूसरों पर निर्भर न रहें। सही बात। तीसरा, नीतियां किसान केंद्रित हों, उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज मिलें, सही ट्रेनिंग मिले और फैसले लेने में उनकी भी भागीदारी हो। किसानों को साथ लेकर चलना होगा। हाँ। चौथा, GM और गैर GM फसलों के सह अस्तित्व, मतलब कोएग्जिस्टेंस के लिए साफ नियम बने, उत्पादों पर सही लेबलिंग हो ताकि उपभोक्ता चुन सकें, और अवैध खेती पर सख्ती से रोक लगे। और पोषण सुरक्षा का क्या? हाँ, वो भी अहम है। पोषण सुरक्षा बढ़ाने वाली फसलों जैसे बायोफोर्टिफाइड किस्मों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर भारत के लिए GM फसलों का ये सफर, जैसा आपने कहा, काफी पेचीदा है। एक तरफ बीटी कपास की शुरुआती सफलता और वाजपेयी जी के शब्दों में जो अपार संभावनाएं दिखती हैं जी, तो दूसरी तरफ ये गंभीर चिंताएं और पॉलिसी को लेकर जो दुविधा है वो भी है। रास्ता बहुत सावधानी से सोच समझकर चुनना होगा। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि भारत कैसे अपनी खाद्य सुरक्षा, किसानों की भलाई और पर्यावरण की स्थिरता, इन तीनों के बीच एक सही तालमेल बिठा सकता है, खासकर तब जब उसे GM तकनीक की क्षमता का लाभ भी उठाना है और साथ ही वैश्विक व्यापार के दबावों और नैतिक चिंताओं का भी सामना करना है।
ये एक बड़ा सवाल है। जरूर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है हमारी आज की इस चर्चा से इस अहम मुद्दे को खासकर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से समझने में श्रोताओं को मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।